हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागॉजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी के जो है तो 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए चलिए देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, यानी जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। यानी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखें। या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, या फिर केवल बच्चों की कमियां जानना, या फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। तो देखिएगा कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में पूछा गया है कि क्या महत्वपूर्ण अंतर है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता, या अगला वाला ऑप्शन है कि भाषा का कठिनाई स्तर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में यही अंतर है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन में देखिएगा पहला वाला ऑप्शन कि भाषा सीखने के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक है। यानी भाषा सीखने के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है तो वो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण है, या अगला वाला ऑप्शन है कि भाषा के व्याकरणिक नियम है, या फिर पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर है। तो देखिएगा कि भाषा सीखने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कारक यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है तो वो समृद्ध भाषिक वातावरण होता है। यानी आपको इन्वायरमेंट होना चाहिए भाषा सीखने का। तो सबसे सही ऑप्शन जो होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि समृद्ध भाषिक वातावरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो आइए देखिए कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय तो आप सबसे ज़्यादा महत्व जो है तो किसे देना चाहते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि निबंध लिखने की योग्यता को, या फिर व्याकरणिक नियम को, या सीखने की क्षमता का आकलन को, या फिर काव्य सौंदर्य को। तो देखिएगा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय तो सबसे ज़्यादा आप महत्व जो है देंगे सीखने की क्षमता का आकलन को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पूछा गया है कि किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या सेकंड है कि केवल कहानियाँ अथवा कविताएं हो, या फिर विदेशी साहित्य की रचनाएं हो, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर जो है पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में तो ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए कि जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है तो वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है तो सहायक होता है, या अगला वाला ऑप्शन है कि किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है,
या ऑप्शन नंबर 3 है कि कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि शिक्षकों के लिए समस्या है। तो देखिएगा कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है तो वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 22 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब इसमें पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का जो है तो कौन सा उद्देश्य है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही है कि जो हम भाषा सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां यानी गलतियां बिल्कुल न करें, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिएगा कि भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। अब भाषा प्रयोगशाला का पूछा गया है कि कौन सा अनुभाग जो है तो वो नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि श्रवण कोष्ठ, यानी भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग तो श्रवण कोष्ठ नहीं है, या अगला है कि परामर्शदाता का कोष्ठ, या नियंत्रण कोष्ठ, या फिर दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो देखिएगा कि भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग जो तो दूरदर्शन प्रकोष्ठ ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ कहाँ पर हुआ था। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि 1963 में, यानी भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग तो ये हुआ था 1963 में, या अगला है कि 1968 में, या फिर 1965 में, या नेक्स्ट वाला है कि 1960 में। तो देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो प्रयोग आरंभ हुआ था तो ये हुआ था 1963 में, यानी 1963 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन जो है तो किस चीज़ में महत्वपूर्ण है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग में, यानी भाषा अर्जन जो है तो ये भाषा के विभिन्न रूपों के प्रयोग में महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा का व्याकरण में महत्वपूर्ण है, या अगले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा का शिक्षक में महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कि भाषा अर्जन जो होता है तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण होता है। भाषा अर्जन जो होता है तो वो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी 26 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारे आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न हैं। तो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा है। पर्यवेक्षक यानी जब आपकी जो है परीक्षा कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो है अध्यापक द्वारा जो है कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। अब पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा क्या कहलाता है। तो देखिएगा कि एग्जाम के टाइम जब पर्यवेक्षक जो है हमें देखते हैं तो ऐसी इस सिचुएशन में पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा जो है तो क्या कहलाती है। तो आइए देखिएगा कि क्लार्क तथा स्टार, या फिर क्लास मियार, या फिर बाइनिंग एवं बाइनिंग, या अगला वाला है कि डेजी मार्विल। तो देखिएगा कि ऐसे जो है कि पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा जो कहलाती है कि जिस टाइम पर विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है
जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की ये परिभाषा जो कहलाती है, तो ये कहलाती है बाइनिंग एवं बाइनिंग। इसे कहा जाता है बाइनिंग एवं बाइनिंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है 27 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, यानी भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य ये है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए हम तर्क दें, या फिर विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अगला वाला ऑप्शन दिया गया है कि अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना, या अगला देखिएगा कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो पहला है वैधता, सेकंड है विश्वसनीयता, उसके बाद थर्ड है निदानात्मकता, या फिर नकारात्मकता। तो देखिएगा कि अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है नकारात्मकता। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। तो क्या नहीं है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है पाठ योजना, सेकंड है शिक्षक सत्र, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि पुनः शिक्षण सत्र, या ऑप्शन नंबर 4 है कि चर्चा सत्र। तो देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा सत्र। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। अब सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा तो किसने दिया है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि मैकलीज ने, सेकंड है अनविन ने, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि एलन ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि हार्वर्ड ने। तो देखिएगा कि ये परिभाषा जो है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। तो इसकी परिभाषा जो दिया है, तो इसकी परिभाषा देने वाले हैं एलन ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।